नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बात भारत की में आज बात करेंगे उस चेहरे की, उस युवा पीढ़ी की जो असल में भारत है, जो आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है। और देश को संवारना, देश का कामकाज, देश की पूरी व्यवस्था चलाने का जिम्मा जिस पीढ़ी के पास, जिसको आप जेन ज़ी भी कहते हैं या कहलवाती है, वो पीढ़ी जिसे आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच में जिन लोगों का बर्थ हुआ, जेन ज़ी तो कहा जाता, लेकिन जेन ज़ी महज एक शब्द नहीं है। जेन ज़ी और भारतीय राजनीति और रणनीति दोनों, इनको अगर मिलाकर आप देखेंगे तो समझ में आता है। और फिर सवाल पूछे जाते हैं कि क्या राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर या दोनों दृष्टिकोण से भारत बदलने का काम कर रहा है। जेन ज़ी को केवल युवाओं की एक पीढ़ी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। एक ऐसी पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दुनिया का एक हिस्सा है। इसलिए उसकी सोच, संवाद का तरीका और जो राजनीतिक भागीदारी है, पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसीलिए विशेष रूप से जेन ज़ी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक संगठनों के अंदर या जो दल थे, उनमें तो उठापटक हमने देखी है, लेकिन प्रमुख संस्थाओं में से एक आरएसएस, जो इस जेन ज़ी के आंदोलन को, जिस पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने आए, क्यों, कौन किस पर लाठी चला रहा है, किस मकसद से चला रहा, आदेश कौन दे रहा है, युवाओं पर लाठी चलाने के पीछे के कारण क्या है, ये सब जब बहस चल रही हो, ऐसे में आरएसएस इस विरोध को, इस प्रदर्शन को नाराजगी से जोड़कर देश के अंदर इस वक्त जो नाराजगी पैदा हो रही है उसके साथ जोड़कर बताने का प्रयास कर रही है। जेन ज़ी की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पहुंच बताई जाती है। सोशल मीडिया ने उसे अपनी बात रखने का एक ऐसा मंच दिया है जहां वो पारंपरिक राजनीतिक और मीडिया संस्थानों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहती। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस या सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जेन ज़ी तेजी से प्रतिक्रिया देती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रिया कभी भी अधूरी जानकारी या भावनात्मक बहस और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ा सकता है। इसको भी बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए जेन ज़ी की रणनीतिक सक्रियता या भागीदारी जितनी प्रभावशाली है, उतनी बड़ी चुनौती। लेकिन यह भी याद रखेगा कि विचार के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना है, यह राजनीतिक दलों से ज्यादा ये जेन ज़ी सोचती है। बात नेगेटिव करनी हो, पॉजिटिव, परिणाम वो जानते हैं, लेकिन बात करने तक जो कुछ हो जाता है उस पर राजनीतिक दल अपनी सियासत करने की कोशिश करते हैं। पिछले 15 दिनों से संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी। अब ग्राफिक्स भी थोड़ी थोड़ी प्ले कीजिएगा ताकि जेन ज़ी असल में है क्या हमारे देखने वाले और बारीकी से समझ लें। इसको जरा फिक्स कीजिएगा। और जनरेशन जेड, जिसको सिर्फ ये कहकर या एक शब्द तक सीमित मत रखिएगा कि आप 1997 से 2020 के 12 के बीच में पैदा हुए हैं, आपका बर्थ हुआ है, ये आपकी जन्म की तिथि है, 15 साल आपके हैं, उससे आगे कुछ नहीं। ये 15 वर्षों के भीतर जन्मने वाला बच्चा या बच्ची, छात्र छात्राएं, ये देश का 50 और 100 सालों की व्यवस्था या निजाम या तंत्र कैसे चलेगा वो डिसाइड करता है। भारत की बड़ी युवा आबादी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेन ज़ी अगर चुनावों में संगठित तरीके से अपनी प्राथमिकता तय कर दे तो शायद राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों और प्रचार की जो रणनीति है वो बदलनी पड़ सकती है। अब केवल बड़े बड़े राजनीतिक नारों से युवाओं को प्रभावित करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, वो दौर चला गया। युवा रोजगार के अवसर, गुणवत्ता शिक्षा, साथ साथ आर्थिक सुरक्षा या जिसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, डिजिटल स्वतंत्रता और भविष्य की संभावनाओं पर भी सवाल पूछते हैं। यही कारण है कि जेन ज़ी सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा तय करने वाली ताकत बन सकती है। और मोहन भागवत साहब की तरफ से क्या कहा गया? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेन ज़ी के साथ संवाद कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि आप इन जन आंदोलनों को, इस तरह की किसी मुहिम को, कैंपेन को सीधे देश विरोधी नजरिए से नहीं देख सकते। युवाओं के साथ संवाद की जरूरत है। जोर देकर एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश उनके मुताबिक की गई है। इसको पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं के सवालों को केवल ये ना कहा जाए कि वो कुछ पल के लिए थे और कुछ दिनों में समाप्त हो गए। युवाओं के सवालों को केवल विरोध या असहमति मानकर खारिज करने के बजाय उन्हें समझने और तर्क के साथ, दलील के साथ जवाब देने की जरूरत है। आदेश नहीं, चर्चा, निर्देश नहीं, सहमति, ये विचार आज की युवा रणनीति के संदर्भ में खासा महत्व है। जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी जिस पर विभिन्न तरह के प्रचार किए भी गए, अलग अलग तरह का इस पर आप कह सकते हैं कैंपेन्स चली। राजनीतिक दल एक कहता है मैं सबसे ज्यादा सोचता हूं, दूसरा कहता मैं सबसे ज्यादा सोचता हूं,
लेकिन असल में भविष्य की कुंजी जिसके पास है उसके बारे में ईमानदारी से सोच कौन रहा है, इस पर मैं आऊंगा। एक एक करके मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले उस बयान के साथ जिसके कारण आज जेनजी चर्चा में ज्यादा है। वो अपने काम, अपने प्रदर्शन, अपने आंदोलन के कारण थी। पेपर लीक का मसला, व्यवस्था को ठीक करने के लिए निकला, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने कैसे इस आंदोलन को दबे अल्फाज में नहीं, खुलकर इसकी सपोर्ट की, उसकी बात को समझने की तरफ उन्होंने जोर दिया। और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस जो बैक टू बैक विभिन्न राजनीतिक दलों के आए। संसद की कार्रवाई सोमवार तक 11 बजे तक स्थगित है और कारण यही जेनजी। उस तरफ की बात, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सबसे पहले सुनिए। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता। कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जेल भी अगर एजुकेशन कर तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील इसमें। आज अगर कोई आतंकवादी घटना होती है कौन गोली खाता है? आज सरहद पे लड़ाई होती है कौन गोली खाता है? आज यहाँ पर धार्मिक उन्माद हो जाए कौन लाठी खाएगा? आज अगर जातीय उन्माद हो जाए कौन लाठी खाएगा? If we have any sincerity to the Gen Z, let him ask to the Prime Minister of India to resign. Otherwise, at least he come to the Parliament and apologize to the students and to the Prime Minister also. RSS is controlling the government. If he have any sincerity towards the students, he has to condemn them as the atrocities happened against the students. Pellet gun, lathi charge, and the students is asking for that only. Why keeping mum on that? These are all completely eye-washing. बिल्कुल गद्दी छुड़वा के ही छोड़ेंगे और जब तक गद्दी नहीं छुड़वा लेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी है। मैं मोहन भागवत जी से कहूंगा, आखिर जब आप ही के अनुयायी, आप ही के अधीनस्थ, आप ही के समर्थक हमारे बच्चों पर, जेनजी पर ये आरोप लगा रहे थे, तब आप किस निद्रा में थे? आखिर उनको क्यों नहीं टोका? आखिर कितने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कैडर पे आपने कार्रवाई की या कराई? आज जब देख लिया कि पूरे देश का जेनजी का मूड बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, तब वो डैमेज कंट्रोल की बातें करते हैं। लेकिन हमारे जेनजी के जो लोग हैं, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, ये बहुत जागरूक पीढ़ी है। वो नितिन नवीन जी को समझे कि नहीं समझे यार, अभी आएंगे उनसे पूछ लेना। वायरस बोल रहे थे ना, संदेश पहुंचा कि नहीं? कोई लिमय साहब हैं, अतुल लिमय, उन तक पहुंचा कि नहीं? गृह मंत्री तक पहुंचा कि नहीं? पैलेट गन चला था ना यार। गलत जगह सवाल पूछते हैं, सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लड़के हैं, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग हैं, और इनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे ऐसी नहीं कि हमारी मांगे पूरी हों, पहली बार कह रहे हैं। वो कई सालों से, महीनों से देख रहे हैं वो कि बार बार, हर बार वही वाणी आ रही सरकार की जो पिछली बार आई थी कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। चोरी पे चोरी हो रही है, एग्जाम पे एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम फेलियर हो रहे हैं। यानी हर बार जिस तरह से उनके एग्जाम्स का दोबारा एग्जाम 24 में हुआ, फिर उसके बाद फिर पेपर लीक हुआ,
ये दुनिया के या हिंदुस्तान के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार। सरकार सुनती नहीं है, वही बयानबाजी करती है, वही डायलॉग बोलती है कि सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, अगली बार नहीं होगा, और अगली बार फिर उठाएंगे, अगली बार फिर चोरी हो जाती है। चलिए, ये तो विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार या उनके ओपिनियन, जेनजी से जुड़े लोगों की बात भी जब हम दिन में सुन रहे थे तो दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि मैं आप पे ज़्यादा मेहरबान, मैं आप पे ज़्यादा मेहरबान, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं। लेकिन जब कहीं पर कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन शुरू होता है मांगों को लेकर, विशेष रूप से जो 1-1.5 महीने की कड़ी हमने देखी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा राजनीति दोनों तरफ से हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो बेसिक इश्यूज हैं, क्या उससे कहीं पर समाधान निकालने की कोशिश हुई, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, प्लस सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। आगा खान कांग्रेस से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ निर्भय यादव भी ज्वाइन करेंगे, आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी से युवा नेता हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अभिषेक सिंह हैं हमारे साथ, युवा नेता हैं और जेनजी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत जरा मैं आप ही से करूंगा, जो मुद्दे हैं जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए या की जा रही है, जिस पर विरोध हुए, आंदोलन हुआ, या युवाओं के रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर देश के अंदर पूरी व्यवस्था, सिर्फ शिक्षा नहीं, पूरी व्यवस्था को ठीक करने की जो जिम्मेदारी या एक बोझ है जेनजी के कंधों पर, उसमें अगर मैं पूछूं आपसे, मौजूदा समय में जेनजी की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, पॉलिटिकल पार्टी से हटकर? अभिषेक जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जेएनजी जो है एक अहम भूमिका निभा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है मोदी सरकार में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, ये पहली बार हुआ। लेकिन एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या इस्तीफा देना सबसे बड़ी बात है? क्या इससे शिक्षा सुधर जाएगी? नहीं, में उन मुद्दों पे जाना चाहिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक। पेपर लीक तो सबसे बड़ा मुद्दा है भैया। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जैसे गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप कैसे कैसे हम सालों सालों बाहर पढ़ रहे हैं, इतना रुपया लगा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं सर, लेकिन जैसे पता चलता है कि अगला पेपर हमारा होने वाला है, सुबह पेपर हमारा व्हाट्सएप पे या चैट उस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। ये बड़ी दुख की बात है सर, हम लोगों के लिए, मतलब ये युवा के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जी आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस पे राजनीतिक रोटियां न सेके, बल्कि सरकार को, पक्ष को, दोनों को मिल का उदाहरण देना चाहिए कि जिससे, क्योंकि देश युवा का भविष्य है, अगर भविष्य ही अंधकार में रहेगा तो देश क्या विकास करेगा? विकास तभी करेगा जब युवा बढ़ेगा, तो युवा पढ़ेगा, तभी तो देश बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। विपक्षी भी इसमें अपने पार्टी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जैसे अन्ना हजारे के पार्टी में हुआ था, आम आदमी पार्टी उसमें से निकली थी, ऐसे कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी भी निकलेगी। तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं अभिषेक, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां दोनों साइड से, सरकार और सत्ता पक्ष या दोनों साइड से कहें, इसको पॉलिटिसाइज कर रही हैं, इन इश्यूज को जिनको जेनजी उठा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा सरकार को और विपक्ष को, दोनों को मिलकर इस पर गहन विचार करना चाहिए और इस पर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे कि आगे से भविष्य में जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये ना हो पाए, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। ठीक है, मैं आगा खान के पास जाऊंगा। आगा साहब, कांग्रेस क्या इस युवा पीढ़ी का नेतृत्व सही से कर पाई है? और अगर कर पाई तो ऐसी जरूरत क्या पड़ी, आवश्यकता क्या पड़ी, जब बच्चों पर लाठियां चली, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए, तो तब कांग्रेस सिलेक्टिव नजर आई? दिल्ली के अंदर वो खुलकर
प्रदर्शनकारियों के साथ रही, बात करते नजर आए संसद के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर। लेकिन जब बात रांची की आती है, आपके अपने राज्यों की आती है, कर्नाटक की आती है, सरकार समाधान निकालने के लिए ज्यादा शुरुआत में कुछ बोलती नहीं, उस समय दिल्ली से आपका नेतृत्व खामोश हो जाता है। इसलिए युवा पीढ़ी का जो नेतृत्व कांग्रेस करने का दावा कर रही है, क्या वो सही दिशा और दशा तय करने के लिए हुआ, सही नियत से हुआ, साफ गोई से हुआ? देखिए, देश के छात्रों और युवाओं के लिए राहुल गांधी जी लगातार निरंतर कई सालों से उनके शिक्षा को लेकर, ई पेपर लीक के मामलों को लेकर के, और जो छात्र के साथ तमाम तरह से उनके साथ लाठी की जो सरकारें चल रही हैं और तमाम अन्याय जो हो रहा है उसको लेकर, और युवाओं के रोजगार को लेकर, भर्तियों को लेकर, भर्ती के पेपर लीक को लेकर के, ये लगातार राहुल गांधी जी मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं और निरंतर उठा रहे हैं। और छात्रों की गूंज कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर निरंतर चल रही है। अभी प्रयागराज में 8 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है। और उसके अलावा राहुल गांधी जी ने देश के कोने कोने में जाकर के हर जगह पर युवाओं से संवाद किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा। तो ऐसा नेता जो युग पुरुष है, जो देश का महानायक है, वो नेता युवाओं के दर्द को समझता है, छात्रों के परेशानी को समझता है। ये एक ऐसी नाकारा निकम्मी सरकार है जो जिसका पार्टी का नाम ही भारतीय जाहिल पार्टी, ये जाहिलों की पार्टी है, नहीं, ये अनपढ़ों की पार्टी है। ये अभी आप देखिए, कोशिश करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं देखिए जब मैं बीजेपी के गेस्ट के पास जाऊंगा वो भी आपको कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो अच्छा नहीं है। हमारी जो लैंग्वेज, जिस सभ्यता की हम बार बार बात करते हैं, प्लीज शब्दों का उच्चारण बहुत सोच समझ कर। देखिए मैं बताऊं, जाहिल को जाहिल कहना कोई गाली नहीं होती। नहीं, मैं कह रहा हूं जब वो कोई उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे तब मैं नहीं रोक पाऊंगा, तब आपको भी आपत्ति होगी, मैं जानता हूं। तथ्यात्मक बातें होंगी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, आप ठीक है, राहुल गांधी जी ठीक है, लीड कर रहे हैं, युवा नेता आपकी नजर में है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सिलेक्टिव क्यों है? आज 20-25 दिनों के बाद उनको याद आता है कि रांची में भी युवा बैठे हैं, बारिश में उनसे फोन पर बात की जाए। दिल्ली के अंदर हर दूसरे, तीसरे, चौथे घंटे में उनका ट्वीट आता था, वीडियो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आते थे। कर्नाटक पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। जवाब आता है कि कमेटी गठित की गई है। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अगर कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है तो फिर ये जरूरत केवल क्या जंतर मंतर पर महसूस की गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये इसमें अब कोई कहने वाली बात रह नहीं कि भाजपा की सरकार ने छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो बर्बरता की पराकाष्ठा पार की जंतर मंतर पर, वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। और ये वो सरकार है जिसको झुकाने का काम युवाओं ने किया, देश ने किया, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। पूरे देश के युवा एक हुए और युवाओं ने बताया देश जो चलेगा युवाओं के हुंकार से चलेगा, युवाओं की मांग से चलेगा। ये सरकार ने उनकी मांगों को लगातार नकारा, उनके ऊपर तमाम तरह के भाजपा के नेताओं ने उनको क्या ना कहा, उनको पाकिस्तान से फंडिंग से लेकर न जाने कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन और उसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर हमारे छात्रों पर, हमारे युवाओं पर, प्रोटेस्टर पर इस जो क्या मांग लेके निकले थे कि भाई ये पेपर लीक लगातार 150 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हो चुकी है, और उसके बावजूद कोई कैप नहीं बनाया गया, कोई भी इसके अंदर सिस्टम नहीं बनाया गया। तो उनके ऊपर पैलेट गन चलती है। बताइए मुझे आप कि उन पर की लगी हुई लाठियों से बारिश होती है, और जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनके ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडे बरसाए जाते हैं, डंडा घुसेड़ा जाता है, ये कहने कपड़े फाड़े जाते हैं लड़कियों के। ये बताता है कि ये बिल्कुल निकम्मी और नाकारा सरकार थी और इसको झुकना पड़ा। और अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप कार्यक्रम आपने मोहन भागवत जी से शुरू किया, ये मोहन भागवत जी कुंभकर्णी नींद कहां सो रहे थे जब छात्रों को बर्बरता से मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था? छात्र लगातार जंतर मंतर पर 1 महीने से अधिक समय से बैठे थे, उसके पहले से छात्रों की आवाज गूंज रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन ये कहां थे मोहन भागवत जी? क्यों कुंभकर्णी नींद सो रहे थे? बेसिकली आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है हिंसा, पहले डराओ धमकाओ और ना धमक पाए तो भैया माफी मांग लो। ठीक है, वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि इनको अभी तो ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, अभी देखिए आज ही खबर चल रही है
कि जो पेपर लीक के मामले में जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, सूत्र बता रहे हैं कि जो उसके अंदर जो आरोप आया है वो साफ आरोपी है कि पेपर लीक एनटीए एक्सपर्ट्स ने कराए। बिल्कुल, वो सूत्रों से नहीं, वो कंफर्म है, वो सीबीआई की रिपोर्ट कंफर्म है। सरकार के अधीन चलने वाला एनटीए से पेपर लीक हुआ। ठीक है, ओके। आगा खान साहब, आपकी बात पहुंच गई है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है। एक मिनट, हम आज के टॉपिक पर रहे तो बहुत अच्छा होगा। चोरों की सरकार है। आगा खान जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। एनटीए वाला जो जिक्र आप कर रहे हैं वो सीबीआई ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन जहां से बात शुरू हुई थी मैं वापस वहीं पर लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सुन रहे थे। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ये जो सारी स्थिति बनी है, पार्टी के अध्यक्ष इस युवा पीढ़ी को जब प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब 15 तारीख को सबसे पहले सीजेआई का बयान आता, 16 तारीख को सीजेपी बनती है, तो कमेंट्स शुरू होते हैं कि कॉकरोच क्या है, ये तो बहुत बड़ा वायरस है, ये खा जाएगा, ये कट्टरपंथी है, देश विरोधी है, देश की ताकत को कमजोर करना चाहती, इनसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आज जो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं वो सही है, या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे ये वायरस है, वो सही है? पहले जरा इस पर एक टिप्पणी और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, बहुत जरूरी है कि जब कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन 2012 में हो रहा था और तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी लिप्त थी और समाचार पत्र पटे पड़े रहते थे, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जनाधार पूरी तरह से यूपीए सरकार के साथ हट रहा है। तो वो जनाधार जो हट रहा है वो जाएगा कहां? तो उस समय कृत्रिम और आर्टिफिशियल तरीके से एक आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन वो ऑर्गेनिक आंदोलन था जिसमें जनता का रोष था और उसमें राष्ट्रवादी, वामपंथी। एक मिनट आगा साहब, आगा खान, एक मिनट आगा खान जी, कहां से जाहिल आदमी को बैठा लिया? एक मिनट आगा खान जी, कंप्लीट करने दे उनको, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपको समय पर्याप्त मिलेगा। आप होगे, तुम्हारी पार्टी जाहिल होगी। एक मिनट, चोर गद्दी छोड़। एक मिनट, देखिए हम युवाओं को डिस्कस कर रहे हैं, क्या मैसेज हम दे रहे हैं? आगा खान, हम युवाओं को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके? आप कंटिन्यू करें गौरव जी। जी आसिफ साहब, ये देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि वो जो वोट बैंक जो कांग्रेस से शिफ्ट कर रहा था, उसको बहुत बुद्धिमानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने ही आम आदमी के साथ इंटैक्ट कर दिया और आम आदमी की जहां सरकारें बनी वो कांग्रेस के ही हिस्से को खाया उसने, उसी के फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा किया, भरा। और आज जब ये स्थिति हो रही है कि आम आदमी की भी, पार्टी की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, कांग्रेस पार्टी की भी खत्म हो गई है, तो कोई एक नया बहुरूपिया वाला चेहरा चाहिए, तो उस समय कॉकरोच जनता पार्टी जन्म लेती है और वो रातों रात जो है तमाम सारे यूएस से लैंड करके और इस तरह के आंदोलन को फंड करना, वहां से भोजन के ऑर्डर देना, विदेशों से इसके सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करना। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, सीजेपी को आप देश के जनजी के साथ मत जोड़िए, सीजेपी को आप देश के जनजी के साथ मत जोड़िए। जो जनजी है, जो देश का जनजी है, वो देश के लिए काम करना चाहता है और जो वास्तविक मुद्दे हैं, ठीक है, पेपर लीक मुद्दा एक बहुत संवेदनशील और गहरा मुद्दा है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये संवेदनशील सरकार है। 2024 में इसका एक्ट भी लेकर के आई और उसके कड़े से कड़े प्रावधानों को भी करने में देरी नहीं किया। और इतना ही नहीं, आज जो स्थिति है, सरकार उनके साथ संवाद कर रही है, देश के प्रबुद्ध लोग उसके साथ, जनजी के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो अंग्रेजों ने को रिप्रेजेंट करने वाली बात कर रहे हैं, वो जनरल डायर को माफ कर दिया। एक इंटरेस्ट तो देखिए कहां से ऐसे जाहिल आदमी को जनरल डायर को माफ किया, पता नहीं है, कहीं केवल चिल्लाने का काम कर रहे हैं। एक मिनट आगा साहब, मैं चिल्ला तो नहीं सकता, ये सबको जाहिल बोल रहे हैं और खुद जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं। जाहिलियत का इसी तरह से परिचय दिया जाता है और जाहिलियत का परिचय राहुल गांधी हर फ्रंट पर हर मंच पर देते हैं। जो एक इंट्रेंस नहीं निकाल सकता वो जेडी का नेता बनने चला है, जिसका फर्जी तरीके से एडमिशन कराया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फर्जी तरीके से उसका एडमिशन कराया गया था और वो चले हैं पढ़े लिखे बच्चों का प्रतिनिधित्व करने। तो बंद करिए ये ड्रामा। देश का जनाधार आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है और बैसाखी पर जहां भी है राज्यों में बैसाखी पर ही चल रही है और बिना बैसाखी के ऑक्सीजन नहीं जाता कांग्रेस पार्टी। इस तरह की बातें करना वो उचित नहीं है। लेकिन मैं गौरव मिश्रा जी क्या जो युवा पीढ़ी है, गौरव मिश्रा जी, मैं सीजेपी मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा था कि वहां से जब शुरुआत हुई, युवा की एक आवाज थी जिसको सरकार ने सुना, थोड़ा सा लेट हो गया। क्या रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से
थोड़ी सी भूल या थोड़ा सा डिले सरकार से हुआ इस मामले में, जो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी और बाद में बात लाठीचार्ज तक और इस कार्रवाई तक पहुंची, जहां से फिर संसद की कार्रवाई भी 15 दिनों से नहीं चल सकी है? गौरव जी, मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेट नहीं हुआ है। संसद की कार्यवाही, किसी भी संसद को आप 37 सेशंस हैं उसके पहले को उठा करके देख लीजिए, सभी में कांग्रेस पार्टी का एक ही चरित्र रहा है, संसद को रोक करके रखना। और रही बात इस पर एक्शन लेने की, तो हमारी सरकार के ही दौरान जो पेपर लीक हैं वो पटाक्षेप हुए हैं और जो उसमें शामिल लोग हैं वो जेलों के अंदर गए हैं। वहीं 170 पेपर लीक हुए कांग्रेस के समय में, एक भी बताइए उनका मंत्री बयान देता है पेपर मैं नहीं बनाता हूं, झूठ बोलता है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोग आज पेपर लीक की बात कर रहे हैं। ये इस सरकार में जो झूठी पार्टी है उसका पटाक्षेप हुआ है, वो जेल के सलाखों के पीछे गया है। और हमारी ही सरकार ने नया एक्ट लाया और फिर सारे पेपर लीक भाजपा ही है, मजबूती के साथ सदन में प्रस्तुत किया, उस बिल को पास कराया। वो पेपर चोरों, तो परेशानी बेचैनी जैसे लोगों को जो इसका कारोबार करते थे, जो इसका कारोबार करते थे, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, एजेंसी बनाई, उनके कारोबारियों को लगभग सारे पेपर लीक होते चले यार, और झूठ बोलते हो। 150 से ज्यादा पेपर। अरे जिसको एग्जाम देने से लेना देना नहीं, 4 बार क्या चिंता है भाई? एक इंट्रेंस 17 में हुआ, 21 में हुआ, 24 में हुआ, सोनिया गांधी 26 में कक्षा हुआ। 8 पास, फेल्यूअर। कौन गया जेल में? बताना कौन है जेल में? इन 4 पेपर लीक का, नीट का जो हुआ, एक का बताओ नाम कि जो जेल में हो। और यहाँ अरे सारे तो भाजपा ही है। बच्चों का अच्छा, मैं बाकी मैं युवा शहरों के पास भी जाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। आगा खान जी, मैं आपके पास भी, गौरव जी आपके पास भी, हमें निर्भय यादव ने भी ज्वाइन किया है हमारे साथ। 1 मिनट यादव जी, राम मंदिर को तुमने एटीएम मशीन बना लिया। 1 मिनट रुकिए, जब वो मेरा मुद्दा होगा मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उनसे सवाल करूंगा। आगा खान 1 मिनट रुकिएगा आराम से, बाकी भी एटीएम मशीन बना लिया तुमने। एक मिनट फिर मुझे आवाज कम, मुझे आवाज फिर कम करनी पड़ेगी, फिर आप कहेंगे आवाज बंद कर दी। यादव जी, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति? मैं आपके नेताओं को सुन रहा था, आपके पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी संसद के अंदर कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, युवा मुद्दा है, भविष्य मुद्दा है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है वहां जेनजी उन्हें भूलती जा रही है। और पार्टी के विभिन्न नेताओं, मैंने एक की बाइट भी शुरुआत में यादव जी की भी सुनाई है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले चंदा चोरों को पकड़ा जाए। तो क्या आपके लिए भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश की राह संवारने की और चुनाव में एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2027 से पहले? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस दल की बात कर रहे हैं और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, नो डाउट। और उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर छला है। जो 2014 में मुख्य मुद्दा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वादे के साथ आए थे कि हम 1 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, वो उनका मुद्दा पूर्णतः फेल हो गया। इनकी तीसरी टर्म की सरकार है, अब तक आप 2014 से 2026 तक का आंकड़ा देखिए तो हर साल इनका जो बेरोजगारी दर है, जो सर्वाधिक अब तक के स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है, वो 2020 में 23 और जिस सरकार में लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और नीट परीक्षा लीक में 122 छात्रों ने आत्महत्या किया, वो सरकार क्या बात करेगी? उस सरकार, उस पार्टी, उस दल के नेता क्या बात करेंगे इस मुद्दे पर कि हमारी पार्टी यहाँ पर आपदा में अवसर तलाश रही है? तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जेनजी को, जिसको आपकी तरफ से सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, नजरअंदाज करने का ये जो आरोप लग रहा है, वो आपको दुरुस्त जमीन पर भी नजर आता है, या संसद के बाहर और अंदर ही हंगामे तक ही काफी है, जो हम इन दिनों कम से कम 14-15 दिनों में देख रहे थे? नहीं, हंगामे तक की बात नहीं है। जहां तक बात रही दिल्ली आंदोलन की, वहां पूरी मजबूती के साथ हमारे दल के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में गए, प्रधानमंत्री आवास जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरने का काम किया, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई, और हमारे जितने भी दल के लोग रहे वो इस युवाओं के मुद्दे के साथ, मजबूती के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम किया, और इस तानाशाह सरकार के तानाशाह शिक्षा मंत्री को घुटने टेकने पर मजबूर किया। यादव जी, समाजवादी पार्टी के पास रोड मैप क्या है इस युवा पीढ़ी के लिए?
हमारे पास युवाओं के लिए रोड मैप है, हमारी सरकार बनेगी तो जो उत्तर प्रदेश में पिछले 8-9 सालों में बेरोजगारी जिस तरीके से चरम पर है, युवा प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, उस चीजों को खत्म किया जाएगा और युवाओं को उसके हिसाब से रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है, अभिषेक तिवारी जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं। जी जी, कंटिन्यू करें आप। जी गौरव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारा क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ना बेकार है? क्या अब हमें आप बताएंगे क्या हमारा पढ़ना बेकार है? 1 से लेके 12वां ग्रेजुएशन सब पढ़ना बेकार है? क्या हमें कोचिंग सेंटर ही नौकरी जॉब दिलाएंगे? क्या इस पे एक रोक नहीं लगना चाहिए कि जो हमें हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित हमें सवाल ना पूछा जाए? क्या आप इस पे विचार करेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि 2020 नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका आप पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वर्टिकल्स ओपन किए गए हैं जो इतिहास में अब तक नहीं हुए थे। 37 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई, इसी सरकार ने लाई। आप उसका पूरा अध्ययन करिए, आपके सामने मल्टीपल विंडोज ओपन हैं। आप कैनिबलाइज कर सकते हैं, आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस अडॉप्ट कर सकते हैं, आप पढ़ाई को किसी भी क्रेडिट तक ले जा करके फिर रोक करके फिर कहीं से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा फ्लेक्सिबल व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम में इसी सरकार ने लाया है, उसको अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है, देखिए, जेनजी जिसको आप कह रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो भारत के भविष्य हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ऐसे दल हैं जो राष्ट्र का विरोध करते हैं, भारत भाजपा के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ समझौता करते हैं, वो ठिकाने मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, वो नेता बनकर क्या कोचिंग जरूरी है क्या विद्यालय जरूरी? उनको भ्रम में डालने का कोचिंग जरूरी है या विद्यालय? फलस्वरूप उनको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए, देश में हिंसा भड़काने के लिए, अराजकता फैलाने मैं सभी पार्टी प्रवक्ताओं से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। समाजवादी सर दूध की धुली है। और मैं सभी प्रवक्ताओं से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज मेरी आवाज को दबाया ना जाए। सर मेरी आवाज को प्लीज एक मिनट मुझे कहने दीजिए सर। बात करेंगे अंग्रेजों की। पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या कोचिंग जरूरी है या विद्यालय? क्या कोचिंग निर्धारित करेगा, कोचिंग सेंटर निर्धारित करेगा हमें कौन सा जॉब लेना है? अगर हमें पुलिस की तैयारी करनी है तो भैया पुलिस की कोचिंग अलग से लेना पड़ेगा। हमें डॉक्टरी की तैयारी करनी तो हमें अलग से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। हमें आर्मी की तैयारी करनी तो हमें अलग से जाना पड़ेगा। क्या इस पे रोक लगेगा सर? क्या इस पे भी चर्चा होगी सर? बिल्कुल। मेरा हमारा डिसाइड करेंगे सर। जो कोचिंग व्यवस्था की समानांतर एक इकोसिस्टम जो चल रहा है देश में, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा और उसको भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अधीन ही आना पड़ेगा और उसके अधीन ही है। इससे उपजी समस्याओं का संज्ञान सरकार लेती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। एक चीज मैं और भी गौरव जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जिस बयान को कोट कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, उसमें एक सवाल एक युवा ने उनसे पूछा था जिसमें उन्होंने कहा कि फोकस हमारा भी या सरकारों का या पूरे तंत्र का कम से कम वो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी होना चाहिए, या आप आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद आगे बढ़े, पढ़ा लिखा युवा ये काम शुरू कर सकता है। तो क्या इसका मतलब जो विपक्ष निकाल रहा है कि आप तो सरकारी नौकरी से जेनजी को या सिस्टम से पूरे दूर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पढ़िए लिखिए, हम आपको लोन देंगे, हम आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं, आप अपना काम खुद शुरू कीजिएगा, हमने स्टैंड हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए जब आप 2020 एनईपी देखेंगे तो उसमें स्किल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया गया है और बिल्कुल स्किल लर्निंग पर, स्किल एजुकेशन पर जब युवा ध्यान देंगे। और आज का देश है, चीन में या भारत में ही अगर आप बात करें तो पूरे देश की जनसंख्या को कैटर नहीं किया जा सकता सरकारी नौकरियों के साथ। उनको प्राइवेट सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में, इंक्यूबेशन में जाना ही पड़ता है और अच्छा कर भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, आज के बच्चे नए नए क्षेत्रों में ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी पहले। लेकिन आज आप विकसित देशों में देखिए, अन्य देशों में, चाहे चीन में देखिए, जापान में देखिए या फिर यूएस में देखिए, जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं है। आज वो स्किल्ड है, इसलिए उनका डिमांड है। आज आप एक अच्छा प्लम्बर खोजने जाइए, अच्छा ड्राइवर खोजने जाइए, अच्छा इलेक्ट्रिशियन खोजने जाइए तो आपको कठिनाई होती है।
हर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आज जो हमारा क्रीम ऑफ द क्रीम युवा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहा है, जो एरो एविएशन में जा रहा है, वो विदेश में अपने हुनर को दिखा रहा है, या फिर जो मेडिकोज हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, देश में डिमांड है। आज सभी सेक्टर में युवाओं की डिमांड है, बशर्ते वो स्किल्ड हो उस क्षेत्र में, उस वर्टिकल में, उस डायमेंशन में। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद कांग्रेस के पास और सपा के पास जाऊंगा। अभिषेक जल्दी से। जी गौरव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बात सत्य है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में सभी लोग जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में जो शोषण होता है उस पर क्या होगा? सैलरी ढंग से तो मिलती नहीं है, जितना काम लिया जाता है सैलरी भी नहीं ढंग से मिल रहा सर, उस पर आप कुछ कहेंगे सर? उस पर तो प्राइवेट सेक्टर में एथिकल कमिटीज बनी हुई हैं और सभी इंस्टीट्यूशन को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार होता है तो उसके लिए अलग फोरम है, उसमें कंप्लेन कर सकता आदमी। लेकिन हाँ, जब पूरा इकोसिस्टम ही अगर डिफंग हो, अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई एक व्यक्ति उससे लड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब इतनी बड़ी जनसंख्या सही दिशा में काम करेगी, दबाव बनाएगी, तो निश्चित रूप से ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी अनुशासित तरीके से काम करना ही पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। बहुत से प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में उनका सबसे बड़ा योगदान है और रोजगार देने में भी उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसको डिस्करेज नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का, गौरव मिश्रा जी, आगा खान जी, निर्भय यादव जी और अभिषेक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे पास समय बस इतना ही। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चित है, और इसलिए क्योंकि युवा संसद में भी हैं लेकिन सड़क पर भी हैं। इन दोनों चीजों को समझना होगा। ऐसे आरएसएस प्रमुख का ऐसे में बयान, जब विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो उनने साफ कर दिया, आप एग्रेशन नहीं, डिस्कशन पर जाइएगा, आपको संवाद से रास्ता निकालना होगा अगर नतीजे अच्छे चाहते हो। समय छोटे से ब्रेक का है।